वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की अनोखी चौपाल, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 2 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज की चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए हमारे बीच सबसे छोटी प्यारी दुलारी न्यारी सी गुड़िया रानी कोमल पटेल, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान को, गुरु का ध्यान करते हुए ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम आप सभी को। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर सर्व सृष्टिकर्ता कोटि कोटि नमन। आप सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग, दुआएं, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन, सहयोग से स्वस्थ समृद्ध परिवार ने बहुत ही सफलतापूर्वक द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का सफल आयोजन संपन्न हुआ। 30 नवंबर 2025 राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर में बहन मोनिका साहू के सानिध्य, उनके पति परमेश्वर, उनके सगे संबंधियों, उनके सिटी कंप्यूटर्स के सभी सहयोगी स्टाफ, भाई बंधु, उन सभी के सहयोग से वहां पे पहुंचे स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े सभी परिवार के भाई बहनों के सहयोग आशीर्वाद से, और जो नहीं पहुंच सके उन सभी बहनों के भाइयों के दुआओं के आशीर्वाद, उन सभी की ऐसी कृपा बनी कि इस अनोखे परिवार ने एक अनोखे इतिहास की रचना रच दी। इस स्वस्थ समृद्ध परिवार इस ब्रह्मांड में अनोखा परिवार सिद्ध हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों से हजारों हजार किलोमीटर दूर से बहनें, भाई, परिवार वहां उपस्थित हुए। हर क्षण का अलग अलग पल इस बात का एहसास दिला रहा था कि राजीव भाई की एक दिव्य वाणी ने एक ऐसे परिवार की निर्माण कर चुके हैं कि जहां पर सब अपने से भी बढ़कर अपनापन। शब्दों का चयन में त्रुटि हो सकती है, लेकिन रोम रोम उसका गवाह है कि हमने इतिहास रचने की पहली कड़ी रख दी। बहन मोनिका साहू का और उनके पति देव का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर मैं किसी को देना चाहूंगा तो हमारे सुशील भाई का। स्वस्थ समृद्ध परिवार
पिछले कई वर्षों से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। सुशील भाई की एक इच्छा कि हम सभी एक जगह मिलें, और उस इच्छा के लिए 2024 में 30 नवंबर को प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो इसकी नींव रखने का सारा श्रेय भाई सुशील जी को जाता है, और सोनीपत में ही ये निर्णय ले लिया गया था कि जो अगला स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन होगा बहन मोनिका साहू के तारानगर में, और इस द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी के आयोजन के समापन पर ही निर्णय ले लिया गया कि तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन जहां कम वहां हम सबके भाई आनंद भैया के कर्म भूमि जन्मभूमि चोपन में, और उसकी रूपरेखा भी तय कर दी गई है। संक्षेप में बता दिया जाता है आप सभी के लिए, आप अपने कैलेंडर में इस डेट को नोट कर सकते हैं। 30 नवंबर 2026 को तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी स्वस्थ समृद्ध परिवार द्वारा आयोजित की जाएगी, जो 3 दिवसीय होगा, 29, 30 और 1 दिसंबर। सभी सादर आमंत्रित हैं, और इस तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में एक अपील, खुली आंखों के सपने को पूरा करने का एक छोटा सा गिलहरी प्रयास, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय, उसके लिए एक पत्थर आपके नाम। रसोई घर से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या जानकारी मिली, आप आने वाले अपनी पीढ़ियों को क्या देना चाहते हैं, तो एक पत्थर लिखा हुआ आपके नाम का, उसके जो भी आपके रसोई घर से अनुभव है, ज्ञान आपने लगा कि हाँ ये मेरे माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को पहुंचना चाहिए, तो उस पत्थर का निर्माण लिखित रूप में, और वो पत्थर उस हॉल में लगाया जाएगा। और इसकी शुरुआत आज हमारे बीच अनुभव पटेल भाई ने स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र पर आकर उस पत्थर के लिए एक सहयोग राशि जमा करा दी। मैं आप सभी को ये नहीं कह रहा हूं कि वो धन हमें चाहिए, नहीं, सिर्फ आज ये बात हुई तो मैंने आपको बता दिया। आज से हम सभी का एक फर्ज बनता है समाज के लिए कि अपने जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति को करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को जी रहे हैं, सामाजिक जीवन को जी रहे हैं, व्यवहारिक जीवन को जी रहे हैं, उन सभी में या तो कटौती करें या बढ़ोतरी करें, अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करें या अपने खर्चों में कटौती करें, लेकिन एक पत्थर आपके नाम। आप सभी के पास अगस्त 31 जुलाई तक का समय है। 31 जुलाई 2026 तक, अब उसके बाद से आप अपने अपने पत्थरों के निर्माण के लिए आपको नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब दे दिया जाएगा। आप उन्हें अपने विचार, अपनी जानकारी, कोटा से जुड़े हम सभी के बहन हैं, हम सभी में सीमा खंडेलवाल दीदी, उनके बेटे के सानिध्य में उन पत्थरों का निर्माण किया जाएगा, उस पर लेखनी कार्य किया जाएगा। दूसरी सूचना,
स्वदेशी चिकित्सा रसोई घर के प्रति जन जन में जागरूकता बढ़े, इसके लिए एक अभियान चला कि विवाह समारोह में, सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के शिविर लगाए जाएं। तो इस वर्ष आने वाले 17 अप्रैल 2026 में मुजफ्फरपुर वैशाली, मतलब वैशाली के निवासी अभय पटेल भाई के बड़े सुपुत्र के तिलकोत्सव में सभी परिवार सादर आमंत्रित हैं। जो भी उसमें भाग लेना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। जो वहाँ के आसपास हैं, अपनी आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए उसमें भाग ले सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने समाज को रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि इस विवाह समारोह में आने वाले परिवारों की संख्या, सामाजिक समारोह में कई बार इंसान अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए वहां शामिल होता है हर हाल में। तो जब वहां पे इस प्रकार की जागरूकता के शिविर लगेंगे तो उनके मानस पटल पे, दिल के पटल पे एक छाप छूटेगी कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो पहला प्रयास है, जन जन तक पहुंचने का अनोखा प्रयास, कि सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के शिविर का आयोजन कराना। इसके साथ ही अब चलते हैं तारानगर में। अब चलो, तारानगर तो समापन हो गया, लेकिन हमारे आनंद भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका एक नया नाम दिए, जो कुछ दिनों तक हमारे बीच में चर्चा का विषय भी रहेगा, तारानगर की यादें। तो आज तारानगर की यादों पे ही चौपाल चलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे विचार यादों पे पहुंचे उससे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि ये स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी, यानी परिवारों की विचार गोष्ठी, परिवार मिलन का जो आयोजन हुआ, उसमें जो सबसे पहले सूत्रधार हुए हमारे बीच में स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से कर्णधार सुशील भाई, तो मैं उन्हीं का विचार लेना चाहूंगा। क्योंकि अगर वो प्रथम नहीं होता तो द्वितीय नहीं आता। तो पहला कदम स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, वो हम सबके स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से कर्णधार सुशील भाई जी का। तो उनका स्वागत करते हैं चौपाल पे, कि उनकी एक इच्छा ने आज पिछले 2 दिन पहले एक अनोखे इतिहास को रचा है। सुशील भाई जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम, जय जय श्री राधे सभी को। और भैया ने सत्य कहा। मेरा एक सपना था कि सोनीपत में एक, इतना बड़े, तब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, पर उम्मीद से ज्यादा बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और वो कैसे हुआ, मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा। इसमें हमारे सोनीपत में जीवीएम कॉलेज में एक प्रोग्राम था माँ भारती रक्तवाहिनी संस्था द्वारा। और उसमें संस्था के जो प्रमुख थे, भाई गोविंद शरण प्रसाद जी को और मेरे को आमंत्रित किया हुआ था। और आमंत्रित किया हुआ था तो हमने सोचा, भाई ने सोचा कि जो हमारी टीम है उनको भी साथ लेके जाए, जितनी बहनें हैं वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 10 या 15 तक पहुंच जाएगी। तो हमने बात भी कर ली थी। पर ऐसा डर लग रहा था कि हमारी 50 को हमने, जैसे कि चौपाल में हम बोल देते हैं ना कि पूरी टीम आना, आमंत्रित किया, ज्यादा आ गई तो क्या होगा, कैसी व्यवस्था होगी वहां पे। तो इसलिए हम डर डर के वहां पहुंचे। पर हमारे 15 मेंबर के करीब वहां पे पहुंचे थे। और वहां पे जो हमने वहां की व्यवस्था देखी, सारा कुछ देखा, हमारे को सम्मानित किया गया। तो उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ भैया, कि ऐसा ना हो कि कुछ वहां पे कोई दिक्कत हो। तो भैया कहने लगे जी मुरथल कर लेंगे। मगर मुरथल के लिए तो भैया देखते हैं, मगर आप एक काम करते हैं, कभी समय निकाल के ना
एक ऐसा प्रोग्राम करते कि सभी मिल जाए, और वो साल में एक बार या दो बार जब भी मौका हो कर सकते हैं। तो उसमें भैया का एक आया कि हाँ 30 नवंबर आने वाला है, प्रोग्राम कर लेते हैं और सोनीपत में ही करेंगे। मगा जी स्वागत है, आनंद आ गया। तो उसके बाद 30 नवंबर भैया ने वो डेट डिसाइड कर ली थी कि भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जन्म उत्सव पर ये प्रोग्राम होगा, और सुशील तेरे को ये प्रोग्राम करना है और कोई चिंता नहीं करनी। मगा जी ठीक है। और जब से ही हम ये करने में लग गए थे, और हमने काफी प्रचार प्रसार किया, और पूरी तरह ऐसा करने का सोचा कि ये ऐसे करेंगे भैया, ऐसे करेंगे। हमने इतनी मीटिंग की आपस में, एक अलग ग्रुप बनाया उसमें, भैया मैंने देखो ये व्यवस्था कर दिया, मैंने हलवाई कर दिया, अब टेंट वाला कर दिया, अब साउंड वाला कर दिया, भैया सब्जी वाला कर दिया, सब हो गए। कह रहे ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई चिंता नहीं। और जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा लगा। हमने जो सोचा था कि नेचुरल तरीके से, जैसे कि पत्तल की प्लेट हो, मिट्टी के बर्तन हो, ऐसे करके हमने प्रयास किया था। तो वो सारा हिसाब लगाया तो पत्तल तक तो हमारा ठीक चला। उसके बाद जो गिलास और ये चीज व्यवस्था करने की वो थी, उसमें थोड़ा सा हमें समय कम था तो वो नहीं कर पाए। पर जो नीचे बैठ के सभी बहन भाइयों ने आपस में मिलके जो भोजन ग्रहण किया, सबने ही पसंद किया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। और उसमें स्वादिष्ट में हमारी मोनिका साहू तारानगर की, जो हमारी मुख्य कर्णधार है, सबसे स्वादिष्ट जो गर्मा गर्म गुलाब जामुन लगे, उसकी तार मतलब उसकी जो खासियत कहो, पूरे हमारे जो प्रोग्राम हुआ था ना, वो आनंद हो गया कि भैया जो गुलाब जामुन आपने खिलाए, वो ऐसे गुलाब जामुन मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाए। और मैं गदगद हो गया कि हमारे सोनीपत के गुलाब जामुन मशहूर हो गए। और बाकी जो भी सामान था सारा अच्छा बना, सब कुछ था। और उसमें छोटी मोटी हमारी कमी रही। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुरुआत हुई है ना एक भैया के एक विचार से कि सुशील ऐसा करते हैं, मगर ठीक है। और वो दिन है, और आज का दिन जो द्वितीय हमारा ये हुआ, फिर हर साल ये करने का प्रोग्राम हुआ। और उसी समय मोनिका दीदी ने बोला भी है कि मेरे पति परमेश्वर देख रहे थे कि वहां पे व्यवस्था कैसी थी, कैसे है, क्या हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मोनिका दीदी ने रिक्वेस्ट करी होगी कि ये प्रोग्राम हमारे तारानगर में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, या उन्होंने ही कहा होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा बना कि तारानगर अब कोई मतलब किसी मोहताज नहीं है पहचान से, तारानगर ऐसा छा गया। तो बहुत अच्छा रहा भैया। पर तारानगर में हम गए, और बस में हम गए, बस ने कि ड्राइवर ऐसे झलकते हुए गए, इतने ब्रेकर आए कि आनंद आ गया। तो बड़ा अच्छा रहा भैया ये प्रोग्राम तो। और सबसे अच्छा मैं बताऊं भैया, एक तो जो दो दो माला जली है, ठीक है, और जो 60-70 साल के जो कपल थे, वो आपस में माला डली है, उसकी तालियां बजी है गड़गड़ाहट के साथ, वो मुझे देखने वाला था, आनंद आ गया। और उसके बाद में आते हुए जो क्षमा बस में बंदी है ना, अंताक्षरी और गाने और भजन और रामायण, उसका भी बहुत बड़ा आनंद आया। तो सारा चीज तो मैंने मेरे ना 2 दिन से तो दिमाग में घूम रहा है कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। जैसे रील कह रहे हैं ना, एक दीदी ने नाम दिया था कि मेरी तो कोई रील ही नहीं है, ठीक है। तो सबका बड़ा आनंद आया भैया। और मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसे ही निरंतर चलता रहे। जो भाई राजीव दीक्षित जी का एक सपना था कि जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, वही काम हमारे गोविंद भाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, भैया का साथ देना है। तो आपसे यही विनती है, यही निवेदन है कि आप भैया का केवल साथ दीजिए बस, बाकी भैया अपना आप कर लेंगे। तो भैया बस यही सब के लिए मैं जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई जी। अब मैं चाहूंगा कि जो प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में शामिल हुए हैं और अभी चौपाल में उपस्थित हैं, उनमें से जो भी भाई बंधु हैं, हाथ खड़ा करें और एक एक मिनट में, आधे आधे मिनट में अपने विचार रखें।
रेनू कंबोज दीदी जमुना नगर, क्योंकि पुराने दिनों को जरूर याद करना होता है। रेनू दीदी जमुना नगर। जी वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैं वहां पे उपस्थित थी, हम थे मेरे ख्याल से 10-15 से करीब बहनें गई होंगी इस एरिया यमुनानगर करनाल एरिया में से। तो बहुत आनंद आया था वाकई में। सुशील भैया, गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी थे। गुलाब जामुन के साथ सुबह का नाश्ता भी और सारी चीज बहुत अच्छी थी, और नया कुछ सीखने को मिला था उस टाइम। और इंटरव्यू भी लिया था सुमित भैया ने, और बहुत अच्छा लगा था भैया। पहली बार हमने ये जो था अटेंड किया था, मतलब बहुत बढ़िया लगा था भैया। इस बार नहीं जा पाए मोनिका दीदी के पास, क्योंकि 3 दिन का टाइम लगना था भैया, बच्चों के पेपर चले हुए हैं तो नहीं जा पाए। इसके लिए कोई बात नहीं दीदी, क्षमा आप मांगते हैं भैया। नहीं दीदी, आप लोग का आशीर्वाद और दुआएं साथ हैं। जी भैया, आ, पर हम मन से हृदय से वहीं पर थे, आपके साथ ही थे वहीं पे, मोनिका दीदी के साथ ही थे। जी। जी भाई भैया। सूर्यकांत जी, 1 मिनट में अपने विचार रखें प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी के। नमस्ते भैया, वंदे मातरम, सभी को प्रणाम। भैया प्रथम स्वदेशी विचार गोष्ठी भाई सुशील जी माध्यम से किया, बहुत ऐतिहासिक रहा और बहुत सराहनीय पहल रहा। उन्होंने ऐसा शुरुआत की है एक जगह मिलने का, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे प्रतिदिन आते हैं, देखते हैं, और फिजिकल रूप से देखना और मिलना बहुत ही मतलब बड़ी बात होती है। और ऐसा परिवार बनाने के लिए आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम भैया, जो आपने मतलब एक प्रकार मतलब इस प्रकार से मतलब ये परिवार बनाया है कि मतलब लगता नहीं कि मतलब कोई दूसरा खून का है, मतलब सब लगता है एक ही खून का रिश्ता है, एक ही परिवार से है, एक ही माँ बाप का संतान है। तो आगे जो भी मतलब जो आगे भी मतलब जो होने वाला है वो और इससे बेहतर होगा। और द्वितीय स्वदेशी भी बहुत अच्छा रहा, उससे बढ़कर रहा। बहन मोनिका साहू दीदी के माध्यम से, जिन्होंने अपने पूर्ण प्रयास किया, जितना समर्थ हुआ उनसे, पूरा उन्होंने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों लगा दी, अपनी पूरा झोंक दी। 2 महीना से लगातार तैयारी कर रही थी। तो एक बार बहन मोनिका साहू दीदी को आप सभी परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ भैया, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जी। सतीश रेडू भाई, जींद हरियाणा, दिल्ली मेट्रो। वंदे मातरम गोविंद भाई जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सब अपने समझ परिवार को, सभी को। सुशील भाई का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था, और अब तारा नगर का तो उससे भी बहुत सुपर हिट हो गया है। और अगला 54 में तो भाई जी आनंद भाई के साथ अपनी शिलालेख का जो हमारे जो सपने हैं आपके, वो पूरे हो ही जाएंगे। एक नींव रख दी है सुशील भाई ने, और इस नींव को हम कम नहीं होने देंगे, इसको पूरा महल बना देंगे। पूरा सवर समझ परिवार गोविंद भाई जी आपके सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। कल महानायक आप ही हैं हमारे। आपसे मुलाकात हुई थी 2023 में 30 नवंबर को ही, जहाँ अपना राजौरी गार्डन में प्रोग्राम था वहां पे। उसके बाद सुशील भाई के प्रोग्राम में, और फिर तारानगर। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद गोविंद भाई जी। एक गोविंद भाई जी रिक्वेस्ट है, भावुक आपका समझ में नहीं आता, इतने भावुक क्यों हो जाते हो? वही अपने सुशील भाई वाले प्रोग्राम में भी 2 रुपए की फिटकरी के ऊपर है, और फिर यहाँ पे तो आप शुरू से ही हो गए भावुक। आ, ये खुशी जब के जब बात दिल की होती है, जब कोई चीज दिल पे असर कर रहा होता है ना, तो गंगा और जमुना जो दो परमात्मा ने दिया है, उसमें धार चल ही जाती है। ठीक है वही जाते भाई जी, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हो। जी। ऐसे में बहुत शेर दिल हूँ, मजबूत बहुत हूँ। ठीक है। हाँ ये तो बिल्कुल अब भाई जी वो। और अब कल मोनिका बहन भावुक हो गई, कल मैंने चप्पल में से ये मुश्किल से रोका गया। परिवार का है। और अब चलते हैं अगला, आकांक्षा गंगस बहन के पास, जिसमें दोनों में उपस्थित हुई। जी आकांक्षा बहन। वंदे मातरम सभी को।
सेकंड भैया, मैं दूसरे कमरे में जाती हूँ, यहाँ पे सब बोल। भैया पहले विचार गोष्ठी से तो मजा अब की बार आया, जो मतलब कहते हैं ना, जो असली विचार गोष्ठी थी वो तो द्वितीय वाली अगर पहली होती ना और अच्छा था। और पहली वाली भी बहुत अच्छी थी और खाना भी जबरदस्त था। हम घर पे ही बांध के ले गए, सब्जी भी, गुलाब जामुन भी, और 2 थैली में गुलाब जामुन लेके गई थी मैं तो। भैया और अब की बार भी अनिरुद्ध भैया कैसे हंस रहे हैं गुलाब जामुन सुन के, और वो उसकी पूर्ति अब की बार होगी कि मैं खा भी नहीं पाई। बहुत मजा आया था भैया। और पिछली बार तो मैं तैयारी भी करके ले गई थी कि हाँ ये बोलूंगी मैं, और अब की बार तो अचानक ऐसा हुआ, बस जो बोला गया वो मन से ही बोला गया। वर्षा चड्डा दीदी बहुत दिल्ली बहुत से। धन्यवाद वर्षा चड्डा भैया। दीदी दिल्ली से। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया पहले वाला बहुत अच्छा था वो भी, और उसमें भी हमने पहली बार हम लोग वो स्टेज पर आके बोले, ये एक अपना अनुभव रहा। और अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, पहली बार भी बहुत अच्छा था और दूसरी बार भी बहुत अच्छा था, तो दोनों का कोई वो नहीं है तुलना, दोनों में बहुत अच्छे हुए। और सबने सबसे जरूरी तो मिलना है कि सबसे मिल लिए, तो वही अच्छा लगा। दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए भैया। जी, अब चलते हैं बहन मोनिका साहू के पास। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। भैया मैं तो गोविंद भैया की हमेशा ऋणी रहूंगी कि उस भाई ने बहन को पहली बार माला पहनाई और पहली बार स्टेज प्रोग्राम दिया और पहली बार माइक दिलवाया। मैंने तो जीवन में कभी माला डली नहीं थी। स्टेज प्रोग्राम मेरा तो शादी में नहीं हुआ था, तो सोनीपत में जाके मुझे वो मिला। उसकी शुरुआत हुई तो भैया तारानगर में फिर से मिला। नहीं तो भैया अगर वो शुरुआत ही नहीं होती तो तारानगर में भी कैसे मिलता। तो भैया इसके लिए सुशील भाई को कोटि कोटि नमन कि इस बहन की इच्छा थी कि कभी माला ऐसे फूलों से माला डलेगी। एक दिमाग में होता है ना, वो तो मेरे था कि गर्दन तक आए माला, ऐसे यहाँ तक आ जाए, ऐसे वाला मुंह मुंह दिखाई दे, ऐसी माला होनी चाहिए। तो अब की बार तो भैया ऐसा हुआ कि माला का भरा हुआ था, पूरा बेंच रखा हुआ था, दो दो डल रही थी भैया, और एक बार नहीं बार बार बुला बुला के डाल रहे थे। और भैया वो गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने 2 गुलाब जामुन खाए थे सोनीपत में, मुझे बहुत पसंद आए थे कि भैया मैंने जीवन में ऐसे गुलाब जामुन नहीं खाए। और ये बात मैं उस दिन से आज तक पति देव को बोलती ही आ रही हूँ कि वैसे गुलाब जामुन मैंने नहीं खाए। तो ये पता है क्या कहते हैं कि तू है ना, वो उस धरती के तूने खाए पहली बार, और जिस भाव से तूने खाए, क्योंकि पहली बार गोविंद भैया से भी मिलन हुआ। अगर वो वहां प्रोग्राम नहीं होता तो हम 8 साल से एक साथ थे, पर कभी हमारा मिलन नहीं हुआ था। ना दिल्ली जाना हुआ, ना गोविंद भैया का यहाँ आना हुआ। और मेरा तो परम सौभाग्य रहा कि सुशील भैया ने बोला, आपने प्रोग्राम रचा और मैं आपसे मिली, मुझे माला डली, मुझे प्रोग्राम मिला, मुझे स्टेज मिला, मुझे माइक मिला। ठीक है। और तब से लेके आज तक मैं पति परमेश्वर को बोल ही रही थी कि गुलाब जामुन हो तो वैसे। तो अब की बार पति परमेश्वर ने घर के घी से बनवाए, कि टेस्ट में फर्क है तो बता। वो वाला टेक्सचर 3 बार, एक बार ऐसे थे क्या, नहीं। दूसरी बार ऐसे थे क्या, नहीं। तीसरी बार ऐसे थे क्या, मैंने कहा हाँ। वो सेम करके छोड़ा भैया। घर के घी से बनवाए। हलवा भी बना तो वो घर के घी से बना, ऐसे नहीं कि डब्बे वाला मोल लेने वाला, वो वाला कोई चीज रखा ही नहीं। और कहा कि वहां और चीज मैंने भैया ज्यादा वहां नहीं खाई थी, पर बस वो चीज खाई, वो बहुत मुझे पसंद आई थी और वही सेम करवाने की कोशिश थी। लास्ट में मैंने खा के जब आई, क्योंकि मुझे कल के समय में परमात्मा की कृपा हुई कि समय ही नहीं मिल पाया खाना भोजन खाने के लिए। आपने कहा कि बहन भोजन किया, मैंने कहा नहीं भैया समय नहीं मिला। तो उस समय भी 3 के आसपास बज चुके थे। तो मैं जब भोजन करने के लिए गई, परमेश्वरी दीदी और
खुशबू पांडे दीदी मुझे लेके गए भोजन करवाने के लिए कि चलो, तो वहां जाते ही मुझे वही गुलाब जामुन 2 डाल के लाके दिया खुशबू पांडे बहन ने कि बहन भोजन कर लो। और कल वाले में भैया मुझे नहीं पता था कि वहां क्या क्या था, स्टॉल सटाल लगा हुआ था, वहां क्या क्या था नहीं पता। जो खुशबू पांडे बहन ने मुझे लाके दिए, मैंने वही चखा, वही खाया, और खा के मैंने कहा कि नहीं, गुलाब जामुन उसने वैसे नहीं बनाए जैसे सोनीपत में थे। कहते हैं कि पहले आपको चखाए थे ना। मैंने कहा वो उस टाइम टेस्ट अच्छा था, अब तो उसका अच्छा नहीं लग रहा था। पर भैया सोनीपत वाला ही था, तारानगर वाला तारानगर वाला था। उसमें मुझे व्यस्तता बहुत थी और वहां मैं फ्री थी। मुझे ज्यादा आनंद वहां आया था सोनीपत में, पर वहां पहुंचना पहले पड़ा और छोड़ना मुझे बीच में पड़ा। यहाँ मुझे उस बात में तृप्ति थी कि हम सबसे मिले हैं, पर बैठ के बातचीत करने वाला एक मेरा सपना था कि हम लाइव चौपाल करेंगे, जैसे हम अब बोल रहे हैं वैसे ही हम लाइव चौपाल करेंगे। वो भैया समय नहीं मिला। और 30 नवंबर का ऐसा समय होता है भैया कि दिन जल्दी छिपता है और उगता लेट है, तो वो समय उतना सा ही होता है, 11 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर शाम जल्दी हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई का। और बोलना तो मुझे नहीं आता, पर भैया पति परमेश्वर भी कह रहे थे अच्छा बोली। बड़े भाई साहब भी कह रहे थे अच्छा बोली। और प्रोफेसर साहब भी, भैया खुद की तारीफ खुद को कर लेनी चाहिए, पति परमेश्वर कहते हैं नहीं करनी चाहिए, भाई कोई दूसरा पीठ ना थपथपाए तो खुद की खुद थपथपा लो। प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि भाभी जी वास्तव में मुझे समय नहीं मिला मंच संभालने का, और कुछ मैं उस कारण से जब आया वोटिंग में ड्यूटी लग गई थी, जब मैं आया तो मुझे आपके भाई बहनों का ये पता नहीं कि कौन सा भाई चुलबुलिया है, कौन सी बहन फिरकी है, वो मुझे पता नहीं। तो मैं बुलाने से पहले जिनको बुलाऊं उनके बारे में बात क्या करूं, तो इसलिए मैं मुझे थोड़ा था कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो तो वो बातचीत आप ही कर सकते हो। और भैया कल वाले में जो वहां मंच संचालन किया था भैया ने, जो एक भैया थे, एक दिन अपने प्रोफेसर थे, वो भी एक दिन अपने चौपाल में भी आए थे, बहुत अच्छा किया था भैया। और कल वाले में भैया सुशील भैया ने और आनंद भैया ने लठ गाड़ दिया भैया, बहुत अच्छा। जी भैया। और अब भैया ये कारवां रुकने वाला नहीं, सोनीपत में कहा था पग निकल गया, पग निकलता निकलता भैया कल तो उड़ ही गया था, परसों तो उड़ ही गया था, आपको पता ही है। पहले जमीन से 3 फुट ऊपर चली, क्योंकि पहली बार गोविंद भैया से मिली थी, और अब की बार तो भैया, और इसका मेरे लिए भैया एक सबसे अच्छा पल जो था वो वाला पल था भैया, जब आप लोग वीडियो कॉल कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, और मैं और कोमल कह रही थी अरे अब भी तो सोए हैं, हमें सोने दो। वो भैया रियल फीलिंग, वो जो एक बहन भाई में एक बचपना, वही हेमंत भाई कह रहा है ना मैं तो आऊंगा, फिर गेट के आगे आके पो पो, और हम रजाई में बोले उलझे पड़ी थी दोनों बहनें, वो वाला पल भैया। और बहुत अच्छा लगा भैया, जीवन में मतलब एक यादगार पल जिसको कहती हूँ मैं, वो मेरे लिए ये था, सुबह सुबह सबसे पहले उठाना एक एक बहन को। जी भैया। उसमें सुशील भाई नहीं आ पाए थे क्योंकि भाई को बेचारे को बता के नहीं आए थे। ये चोरी चोरी निकले थे। गोविंद भैया को भी नहीं ला रहे थे, गोविंद भैया तो अचानक आ गए थे कहीं से, सुशील भाई पीछे रह गए। आनंद भैया, हेमंत भैया और गोविंद भैया आए थे। उसमें गोविंद भैया ही भाग के चढ़े थे, नहीं तो ये 2 ही आने वाले थे। तो वो पल भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा भैया। जी भैया। ये लोग 5 बजे ही जा रहे थे, तो मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, सोने दो, आराम करने दो। इसी चक्कर में इन्होंने बिना बिना बताए जा रहे थे, तो वो नजर पड़ गई, तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी चलता हूँ, और क्या, जब चल ही रहे हो तो। वो भी कैसे आ रहे? अच्छा ठीक है, लेट जाओ, नहीं आ रहे हैं भाई। हम लोग जैसे रजैया में घुसे, नहीं भाई दरवाजा खोलो, आके आ गए बाहर। छुटकी हाँ। कहती, कोमल कहती है अब तो जगा दिया, अब आ ही जाओ। अब जब रजैया से निकाल दिया, अब क्या बिस्तर गर्म करना, अब तो आ ही जाओ फिर। अ, और फिर गेट के आगे आके वही बचपन वाला पो 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 वैसे ही कर रहे थे सुबह पहले, और हम वही बहुत अच्छा लगा था भैया।
मैं कह रही और मुझे हम तो मुझे सोए तो थे दादी 3:30 बजे हम सोए थे। उसके बाद भैया जगे हम आधे घंटा बाद ही, एक बार बाहर कुछ खड़का हुआ तो हमें सामान पड़ा था, तो एक बार फिर से उठी, फिर कोमल को उठाया, मेरे हाथ में मेहंदी थी तो गेट ओपन करके खोलूं कैसे, बहन का एक हाथ मेहंदी का था तो बेचारी को इसको भी उठाया। ऐसे करके हम 4 बजे पड़े होंगे बेड पे भाई। और ये फिर सीन हो ही गया, तो हम आंखें ऐसे ऐसे, वीडियो कॉल किया, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि नहीं ना, आओ, नहीं नहीं उठा। आओ, अभी तो लेटे हैं भाई, अभी नहीं आओ। हो भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जी भैया। जी। अब चलते हैं। ऐसे तो पूरे तारानगर की यादों में न जाने कितनी आंखें थी, कितने कैमरे, अनगिनत मोबाइल के कैमरे, अनगिनत आंखों के कैमरे, अनगिनत दिलों में लिखे जाने वाली बिना स्याही के कलम और कागज, सबके अगर सुनने का प्रयास करें तो शायद अगला 30 नवंबर आ जाए। ठीक है, तो संक्षेप में चलते हैं। हेमंत किशोर भैया पटना, जो पहली बार राजस्थान पहुंचे। ठीक है जी भैया, हेमंत भैया। जी भैया, वंदे मातरम। और आप सभी को बता दूं कि 30 नवंबर की चर्चा आज 2 तारीख को क्यों की जा रही है, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे जो वहां से मिले हुए परिवार अपने अपने स्थान घर पे सकुशल पहुंच चुके हैं, तो सभी के विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए। जी भैया। जी भैया, और विचार क्या, कुछ शब्द नहीं है कि क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं। दिल्ली से शुरू करूं कि तारानगर से, क्योंकि मैं तो पहले से ही डिसाइड किया था कि जाना ही जाना। और ऐसा था कि जिस समय डिसाइड हुआ था वाकई में मेरे पास कोई निमंत्रण कुछ भी नहीं था कहीं से, तो मैं निश्चिंत था कि बस सिर्फ एक ही जगह से जाना है, वो जाना है तारानगर और भाया दिल्ली होके। वो फिक्स था, रूट भी फिक्स था और जाना भी फिक्स था मेरा तो। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आते गया, इतनी निमंत्रण, इतना, फिर बाद में पता चला कि 30 तारीख तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सारे रिलेटिव का जो उतना था वो सब आ गया था। लेकिन मेरा पहले से क्लियर था, मैं कि भाई हमारा तो डेट फिक्स था, 30 को जाना ही जाना है। तो अब मैं कोई भी निमंत्रण आ जाए मैं नहीं रुक सकता, और ऐसा ही किया। फिर मैं हर हाल में पहुंचा भैया। और पहुंचा क्या, जब दिल्ली स्टेशन पे ही था तो पहले मैं फोन किया भैया को, उसके बाद फोन आने लगा, कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। मुझे लगा यही क्या हो रहा है, कहाँ पहुंचे, मतलब नहीं नहीं, रास्ता नहीं भटकूंगा, सही सलामत आ जाऊंगा, क्योंकि नवादा तक तो देखा हुआ था, बस ऐसे ही पहुंचता हुआ भैया के पास पहुंचे। उसके बाद लगा कि चलो फ्लाइट व्लाइट होगा जहाँ होंगे, लेकिन वहाँ तो हम सोचे खाने उने का व्यवस्था, पहली बार जब चर्चा हुई थी कि भाई रहना है, खाने का वहीं बगल में किसी होटल में किया जाएगा। लेकिन जब घर पे पहुंचे बोले कि नहीं ना, चलिए जल्दी घर पे पहुंचे, तो फिर आलम ही अलग था। वहां भी अकेले वो धरे थे, वो खाने का पूरा व्यवस्था। और भैया के तो तीनों बच्चे, मतलब ये पहली बार जब मुलाकात हुई तो पता नहीं चल रहा था कि मतलब पहली बार है। गोविंद व्यास तो दूसरी बार मिल रहे थे, लेकिन बच्चों से पहली बार मिल रहे थे। लेकिन वो तीनों के तीनों एक भी ऐसा लग ही नहीं रहा था तीनों की, मतलब मैं पहली बार मिल रहा हूँ या कोई ऐसा लग रहा था कि बस कई एक बार मिला हूँ। जाने के बाद जिस तरह से वहाँ का मतलब खाने का अरेंजमेंट वगैरह इतना अच्छा रहा। मतलब एक भी तीनों बेटा हो या बेटी हो, कोई भी ऐसा नहीं रहता। जानवी पहचान गई तुरंत, मतलब गेट पे सबसे पहले आगे वही गेट पे थी, और दौड़ करके वो आगे आ गई। तो मैं तो पीछे देखा कि किसके लिए दौड़ रही, बाद में पता चला नहीं ये तो मेरे लिए ही दौड़ रही थी। मैं सोचा पीछे, क्योंकि पहली बार मिल रहे थे तो मुझे वो नहीं लग रहा था। तो फिर वो जो आ रहा था भाव कि वाह, मतलब कब से, मतलब ये सही में फीलिंग ही नहीं आ रहा था कि मैं कहने पहली बार मिल रहा हूँ। मगर क्योंकि ये जो जूम का चौपाल का मजा है ना, जैसे अभी बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं लग रहा है कि जूम पे बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो लग रहा है कि वो तारानगर के उस फील्ड में ही कुछ चेयर लगा हुआ है और बैठ करके बात कर रहा हूँ। वीडियो पे जैसे हूँ अभी, लेकिन लग रहा है वही बैठ करके बातचीत कर रहा हूँ। तो वो अनुभव तो दिल्ली का रहा। फिर जब बस से, वाकई में जैसे पहले व्यवस्था की जा रही थी कि अपने अपने उससे चलेंगे, छोटी गाड़ियां से चलेंगे, छोटी गाड़ियां 10 हो जाती, 20 हो जाती, एक में 4 जाते, लग्जरियस हो सकता था, सो के जाते।
लेकिन वो मजा नहीं आता जो उस बस में मजा आया। और बस में भी वो मजा तब आया जब भैया का जो माइक और वो साउंड का जो सिस्टम भैया ने रख रखा था। मैंने भैया पहले ही बोले इसको बस में रख देना, तो हो सकता है कि मौका मिल जाए। हो सकता है मौका क्या, वही साथ हो गया, वही रंग लाया, मतलब एक पार्टनर वह भी रहा हम लोग का। जाते जाते समय भी शुरुआत किया था थोड़ा सा, लेकिन जाने में तो उतना उससे रहा, लेकिन लौटने का तो बस का आनंद ही निराली रही। जो बस में नहीं आए वो जरूर अफसोस कर रहे होंगे, अलग अलग रूटों से या छोटी गाड़ियां से आए होंगे, उसका तो बस का मजा रहा। लेकिन वो मजा जब मैंने वहां उतरा, तो उतरने के बाद गाड़ी से जैसे उतरे तो कहाँ आया, तो यही रेस्टोरेंट है, वहां पे आया। वहां पे आते ही एक शख्स हल्का टोपी लगाए जैकेट पहने खड़ा थे, वो सबसे आगे खड़ा थे। तो वह उतरने का सबसे सबसे पहले लास्ट में मैं उतरा था, सारा सामान सभी को उतारते हुए, सबसे उतारते हुए जब उतरा तो मुझे लगा कि यही होटल के ऑनर है, क्योंकि सभी को बता रहे थे ऐसे है वैसे है। तो लगा चलो ठीक है। फिर रूम में गया, रूम में सब लोगों को सामान वामान अरेंज किया, सब कुछ किया। और वो वहीं पे गेट पे खड़ा होकर के किधर किस कौन रूम में कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, और हर चीज में उन्हीं वही शख्स से मैंने पूछ लेता था, हाँ कहाँ पे ही है, तो पानी किधर है, तो बाथरूम किधर है। वो एक एक चीज बताते हुए चले गए। वो हमेशा नीचे ही खड़ा वो शख्स थे, जैकेट पहने, फिर भी वहां पे सब कुछ करके उसके बाद प्लान बना, जिसके बारे में गोविंद भैया बताया है कि मैं चुपके से, मैं आनंद भैया भाग रहा था। फिर मैं सोचा नहीं चल के सरप्राइज देता हूँ, तो वो वाला वाक्य तो बता ही दिए। वो वाक्य के से जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब फिर वहां चला गया, वहां से मैं भागा, फिर वहां से जबरदस्त लड्डू उड्डू खाया नहा वहा के मैं पहले ही सबसे पहले नहा लिया वहां से, इसलिए कि दोबारा मौका ना मिलेगा, बारी बारी से नहा लेंगे, इसलिए मैं वहां से जब आया। वहां से आने के बाद सारा कुछ अरेंजमेंट हो रहा था, कुछ कुछ चीजें की जरूरत पड़ रही थी। मोनिका दी को मैंने फोन किया, कह रहे अब तो पति परमेश्वर को भेज दो, जरा सा मिल लूं कहाँ कौन सामान है नहीं है। तो बोले अरे वहीं पे होंगे, देख लीजिए, हमें तो लग रहा है आपको फैमिलियर हो गए। नहीं अभी तक तो मुझे नहीं मिले। फिर वो नहीं मिले, हम कैसे छोड़ो, वो जो व्यक्ति है ना, जो होटल के ऑनर है, जो सब कुछ बता रहे हैं, चलते हैं उनसे ही फिर पूछते हैं। फिर से उन्हीं से कुछ पूछा, तो वो सारा अरेंजमेंट वगैरह हो गया। फिर इनसे इनसे मैं किसी और से, धर्मेंद्र भैया से पूछा कि उनका दीदी के पति देव को देखे हैं कहीं। बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा है, कौन है नहीं पहचानते हैं। वो सारा कुछ करता गया, और वहाँ की व्यवस्था सारी, जो जो चीजें की जरूरत पड़ रही थी, वो सारा व्यवस्था वहाँ पे उन्हीं के द्वारा अरेंज करा रहा था। और मुझे लग रहा था कि कहाँ चले गए, बता तो रहे हैं कि वही है, अब वो हमें मिल नहीं रहे हैं। कुछ सामान की जरूरत थी, वो पगड़ी का जो व्यवस्था किया गया था, खास करके मैं उस पगड़ी के लिए ही लगा था कि वो कैसे आएगा। तब फिर नहीं हुआ, तो फिर गोविंद भैया से पूछे कि गोविंद भैया जरा सा जाओ